Hello everyone, today I am going to start the new video, lecture 19 on the topic of High Courts under Government of India Act 1935. हमने अपनी लास्ट वीडियोस में हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 एंड 1911, 1915 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने डिस्कस किए थे अपने लेक्चर। ठीक है, अगर आपने हमारे इंडियन लीगल हिस्ट्री की सभी वीडियोस 18 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अगर नहीं देखे तो आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसको क्लिक करके हमारी सभी वीडियोस इंडियन लीगल हिस्ट्री की देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Government of India Act 1935 repealed, cancelled all the previous acts. Under this act, every high court was to the court of record. देखिए, फर्स्ट पॉइंट में यह कहा गया है कि जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाया गया, तभी जितने भी 1935 एक्ट के आने से पहले जितने भी एक्ट थे वो सभी कैंसिल कर दिए गए, मतलब कि एबोलिश कर दिए गए थे, वे सभी रिपील्ड कर दिए गए थे। ठीक है, सभी एक्ट्स। और जी जो हाई कोर्ट थे, अंडर दिस एक्ट एवरी हाई कोर्ट वॉज टू द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और जितने भी हाई कोर्ट्स थे उन सभी को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाने लगा, क्योंकि उनके पास जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनके पास सुरक्षित रखे होते थे। ठीक है, हाई कोर्ट के पास सभी रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते थे उनके पास, इसलिए इसको हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता था। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में बताता है कि कंपोजिशन, जो हाई कोर्ट में चेंजेस हुए थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वो देखते हैं इसके कंपोजिशन में। देयर वॉज ए वन चीफ जस्टिस एंड जूनियर जजेस विच वॉज अपॉइंटेड बाय मैजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम। इसके कंपोजिशन में जो हाई कोर्ट थे, हाई कोर्ट में जितने भी मेंबर्स थे उसमें थे वन चीफ जस्टिस और अदर जूनियर जजेस। हमने अपने 1861, 1911, 1915 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट में जितने भी कंपोजिशन देखे उसमें जूनियर जजेस के मेंबर्स अवेलेबल होते थे कि कितने जूनियर जजेस होने चाहिए, लेकिन इसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि इनके कितने जजेस होंगे। ठीक है, विच वॉज अपॉइंटेड बाय मैजेस्ट्री टाइम टू टाइम। जो मैजेस्ट्री थी, मैजेस्ट्री कहाँ पर थी, जिसको क्राउन कहा जाता था, वो कहाँ पर थी क्राउन, वो थी इंग्लैंड में। ठीक है, तो वो अपॉइंट करती थी टाइम टू टाइम, वो अपना टाइम फिक्स करती थी कि इस टाइम तक ये जजेस रहेंगे। द जजेस वर टू होल्ड द ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। जजेस थे वो अपना ऑफिस था वो 60 ईयर्स तक ही, उनकी जब तक उनकी एज 60 ईयर्स तक नहीं हो जाती तब तक उनको अपना ऑफिस को होल्ड करके रखना होता था। ठीक है, और जो टाइम अवेलेबल था बाय द मैजेस्टी उस टाइम तक। ठीक है, जैसे कि 5 ईयर्स हो गया, 5 ईयर्स तक वो अपना जो मतलब कि ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है। लेकिन अगर उसकी 60 ईयर्स एज हो गई तो तभी उसको क्या करना होता था, रिमूव। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। दे कुड बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस अर्लियर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रीवी काउंसिल। देखिए, जो जजेस को रिमूव कर दिया जाता था बाय द प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवी काउंसिल का काफ़ी लंबा हमारा लेक्चर होगा, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रीवी काउंसिल को। ठीक है, उसको देखना ना भूलिएगा, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें दे कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस अर्लियर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, मतलब कि जो भी जज अपने मिसबिहेवियर करता था कोई भी, या फिर उसका इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, मतलब कि वो अपने माइंड से कैपेबल नहीं था कि वह जजमेंट दे सके। ठीक है, जस्टिस कर सके, कैपेबल नहीं था वो, तो इस वजह से प्रीवी काउंसिल उसको रिमूव कर सकती थी। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर, अगर मिसबिहेव करता है। ठीक है, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। ठीक है, गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द एडिशनल जजेस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years टू कोप विद द पेंडिंग वर्क इन द हाई कोर्ट। जो गवर्नर जनरल था, हमने पहले भी डिस्कस किया था अपने हाई कोर्ट एक्ट में कि गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था कि इनको एडिशनल जजेस को, जो हेल्प करते थे हाई कोर्ट्स की फॉर पेंडिंग वर्क्स। जो भी पेंडिंग वर्क्स होते थे उनमें उनकी हेल्प करते थे, या फिर ज़्यादा केसेस बढ़ जाते थे। ठीक है, तो उसमें एडिशनल जजेस उनकी हेल्प करते थे। तो एडिशनल जजेस को अपॉइंट कौन करता था, अपॉइंट करता था गवर्नर जनरल। तो इस हाई कोर्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इसमें भी यही कहा गया है कि एडिशनल जजेस को गवर्नर जनरल ही अपॉइंट करेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, मतलब कि 2 साल तक उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया वाला। अब आप बताएं नेक्स्ट पॉइंट में, द एक्ट अबॉलिश द प्रीवियस सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग 1/3 जजेस फ्रॉम अमंग्स द इंडियन सिविल सर्विस। देखिए, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में देखा था कि
1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट की 1861, 1911, 1915 में देखा था कि जो जजेस थे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो 1/3 जजेस होने चाहिए अपॉइंट, इनमें से इंडियन सिविल सर्विसेज में, जो इंडियन सिविल सर्विसेज में होते थे उनको 1/3 अपॉइंट किया जाता था, ठीक है, 1/3 मेंबर्स को इंडियन सिविल सर्विसेज में। लेकिन इसको अब अबोलिश कर दिया गया था, किसके बाद, इंडियन हाई कोर्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद 1935 में इसको अबोलिश कर दिया गया है, ठीक है। The rule prescribing that a person appointing to hold the office of Chief Justice of a High Court should be barrister from England, Ireland, or an advocate from Scotland was abrogated new even on Indian। देखिए इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने से पहले क्या था, जो जजेस अपॉइंट होते थे वो कैसे होते थे, जो कि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शुड बी बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड, मतलब कि जो बैरिस्टर होता था इंग्लैंड का, आयरलैंड का, और एन एडवोकेट फ्रॉम स्कॉटलैंड, ठीक है। जो इस तरह के एडवोकेट्स या बैरिस्टर होते थे उनको अब निरस्त कर दिया गया, मतलब कि अब उनको इस तरह से अपॉइंट नहीं किया जाएगा अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आने के बाद, ठीक है। अब उनको इस तरह से अपॉइंट नहीं किया जाएगा, जैसे कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, जजेस को अपॉइंट करना है, तो इनकी ये वाली क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है। Who had served as a judge of High Court for not less than 3 years experience was eligible to hold the office of Chief Justice of High Court। तो फिर उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, तो इस वाली लाइन में ये कहा गया है कि जो भी जज हाई कोर्ट का जज होगा उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। अगर उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होगा जजेस का, जज होने का हाई कोर्ट में, तो वो एलिजिबल है किस लिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए, ठीक है। तो वो एलिजिबल हो जाएगा चीफ जस्टिस के लिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में। एन इंडियन मेंबर ऑफ द बार कुड बी अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रोवाइडेड द फुलफिल्ड रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस। अब ये अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के बाद में जो भी इंडियन मेंबर्स होते थे, कहाँ पर, जो इंडियन सर्विसेज और इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी, ठीक है, या बार होते थे, उनमें जो मेंबर होते थे अब उनको भी अपॉइंट किया जाने लगा एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन उसको अपने क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होता था, ठीक है। क्वालिफिकेशन फुलफिल करेगा तो उसको अपॉइंट किया जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। सैलरीज एंड पेंशंस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट टू बी फिक्स्ड बाय हिज मेजेस्टी एंड कुड नॉट बी चेंज टू द डिसएडवांटेज ऑफ एनी ऑफ सच जज। जो जजेस थे, जजेस की सैलरीज को और पेंशंस को वो फिक्स किया जाता था बाय दी मेजेस्टी, जो क्राउन थी, कहाँ पर, इंग्लैंड में। तो इसी के द्वारा, मेजेस्टी के द्वारा उसको फिक्स किया जाता था और उसको वह चेंज नहीं कर सकते थे फिर बाद में, फॉर द मतलब कि जिससे कि डिसएडवांटेज हो, हानि हो जजेस को, ठीक है। इसलिए वजह से वो चेंज नहीं कर सकते थे बाद में, एक बार फिक्स होने के बाद। क्लियर। जुरिडिक्शन एरिया ऑफ कंट्रोल, मतलब कि एरिया में क्या कंट्रोल रहेगा, किनका, हाई कोर्ट का। अब इसमें क्या चेंजेस आए थे ये देखते हैं हम। The jurisdiction was same as of 1915 and High Court was not having any jurisdiction in the matters relating to revenue। जिस तरह से हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1915 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें हमने क्या देखा था, जो उसकी जुरिस्डिक्शन थी क्या, तो उसमें मतलब कि वो रिवेन्यू से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, ना ही वो केसेस डिस्कस कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही है, उसकी भी सेम ऐसी इसकी भी ऐसे ही सेम जुरिस्डिक्शन रहेगी, क्या रहेगी, अब वो भी रिवेन्यू से रिलेटेड कोई भी उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगी, किसके पास, हाई कोर्ट के पास, ठीक है। ऑल द लॉज एनफोर्स्ड इन इंडिया वर टू कंटिन्यू अंटिल दे गॉट रिपील्ड बाय एनी कॉम्पिटिटिव लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। मतलब इसके पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि सभी लॉज एनफोर्स रहेंगे इंडिया में तब तक जब तक कि कोई कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी उसको रिपील ना कर दे, ठीक है। जब तक उसको कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी उसको रिपील ना कर दे तब तक वह एनफोर्स में रहेगी लॉज, ठीक है, इंडिया में। अगला है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पावर। क्या पावर है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट वॉज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर एनी केस टू इटसेल्फ फ्रॉम द एनी ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड द एप्लीकेशन बाय द पार्टीज। मतलब कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वह अपना केस ट्रांसफ़र कर सकती है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को बाय द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज। मतलब कि वो जब तक पार्टी एप्लीकेशन नहीं देती तब तक वह ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को, ठीक है।
मतलब कि पार्टीज को जिसका केस चल रहा है उसको एप्लीकेशन देनी होगी ट्रांसफ़र करने के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट में। क्लियर, पावर हो गया हमारा। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में हमारा अपील है। अपील, ए अपील फ्रॉम द जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट कुड बी फाइल्ड इन द फेडरल कोर्ट ओनली इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाई द फॉलोइंग केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट और एनी ऑर्डर ऑफ द काउंसिल। इस लाइन में ये कहा गया है कि जो भी मतलब कि हाई कोर्ट अपनी डिक्री सुनाती थी, जजमेंट सुनाती थी या फाइनल ऑर्डर देती थी, तो उसको अपील में जाने के लिए सबसे उस फाइल्ड इन फेडरल कोर्ट, ठीक है। तो उसको फेडरल कोर्ट में अपील किया जाता था। इसके आने मतलब जब भी हाई कोर्ट जजमेंट, डिग्री और फाइनल ऑर्डर सुना देती थी, ठीक है, उसके बाद वह फेडरल कोर्ट में जा सकती थी पार्टीज। ओनली इफ दी हाई कोर्ट सर्टिफाई, मतलब कि हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना होगा सबसे पहले कि वह किस क्वेश्चन पर, किस सब्सटेंशियल क्वेश्चन पर, ठीक है, वह जा रही है और किस मतलब कि जो काउंसिल थी, काउंसिल ऑर्डर करेगी, तब जाकर वह अपील में जाएगी। कहाँ पर? फेडरल कोर्ट में। फेडरल कोर्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, आने वाली वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी प्रीवी काउंसिल के ऊपर, वो काफ़ी लॉन्ग लेक्चर होगा हमारा, उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। एन अपील कुड बी टेकन टू द फेडरल कोर्ट इवन विदाउट सच सर्टिफिकेट। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अपील मतलब कि बिना सर्टिफिकेट के, विदाउट एनी सर्टिफिकेट, वह फेडरल कोर्ट में अपील कर सकती है। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा है, अगर हाई कोर्ट जजमेंट या डिग्री या फाइनल ऑर्डर सुना देती है तो उसको अपील में जाने के लिए पार्टीज को फेडरल कोर्ट से मतलब कि हाई कोर्ट से उसको सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है, या फिर वेरीफाई कराना होगा कि हम अपील में जा रहे हैं फेडरल कोर्ट में। लेकिन इस वाली लाइन में ये कहा गया है कि अगर अपील में जाना है तो उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हाई कोर्ट की, वो जा सकती हैं अगर, उसके अंदर एक रीज़न बताया कि अगर इफ़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इन सिविल केस इज़ नॉट लेस देन 50,000 रुपीज़। मतलब ये तभी जा सकती है विदाउट सर्टिफिकेट के हाई कोर्ट, विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट के, जब तक अगर वह सिविल केस होगा, सिविल केस का डिस्प्यूट होगा और उसकी वैल्यू होगी 50,000 रुपीज़ से लेस, ठीक है, मतलब कि 50,000 रुपीज़ से नॉट लेस देन होगी, मतलब कि ऊपर ही होगी, 50,000 रुपीज़ से ऊपर होगी, तब जाकर वह कहाँ पर जा सकती है? फेडरल कोर्ट में विदाउट सर्टिफिकेट जा सकती है, ओनली इन सिविल केसेस, नॉट एनी क्रिमिनल केस, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आज का लेक्चर ये यहीं पर कंक्लूड होता है। और अगर आपने हमारे इन सभी की स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप इन स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, जिससे कि आपको नोट्स अच्छे से अवेलेबल हो और आप अच्छे से रीड कर सकें इनको, ठीक है। आप एक बार लेक्चर सुनने के बाद इनको रीड जरूर कर लेना, जैसे कि आपको ये क्लियर हो जाए सभी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमारी आने वाली वीडियोस होगी प्रीवी काउंसिल, और यहाँ पर मैंने आपको बेल आइकन का ऑप्शन शुरू में स्टार्टिंग में दे देता कि आप वहाँ पर जाकर हमारी इंडियन लीगल हिस्ट्री की सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। बाय बाय।